सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर, जिसकी शुरुआत अब सबसे पहले होती है पिंगयांग सिटी को दिखाते हुए, जहां पर हम लोग उस येलर को देख पाते हैं जो कि चेन नान से मिलने के लिए आया था। जहां का नजारा तो वैसे देखने में थोड़ा सा मिस्टीरियस लग रहा था, लेकिन वो एल्डर तभी चेन नान से कहते हैं कि देखो तो जरा, हमारी किस्मत ने हमें दोबारा से मिला दिया। जिनको देखते ही चेन नान ने उनको पहचान लिया था, लेकिन ग्रैंडपा ड्रैगन तो तुरंत ही छुप जाता है, जिससे कि वो एल्डर कहते हैं कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मेरे इरादे तुम लोगों के लिए खतरनाक नहीं है। साथ ही साथ वो वुलोंग से भी कहते हैं कि बताओ बच्चे, तुम्हारे ग्रैंड फादर कैसे हैं, क्योंकि मैंने उस महान व्यक्ति को ना जाने कितने समय से देखा नहीं है। जिनके बारे में सुनते ही वुलोंग तो शौक रह जाती है कि ये बंदा मेरे ग्रैंडपा के बारे में कैसे जानता है। वो एल्डर कहते हैं कि मैं हूँ एक्चुअल में ईस्टर्न चू एम्पर का एंसेस्टर, इसी वजह से मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से पहले कई बार मिल चुका हूँ, इसीलिए वो लोग उनका सम्मान करते हुए उनको ग्रीट भी करती है। वो एल्डर कहते हैं कि मैं देखो ये तो मान के ही चलता हूँ कि तुम लोग इसके बारे में पहले से ही सुन चुके होंगे कि पिंगयांग सिटी के अंदर काफी ज्यादा अजीब तरीके के ट्रीजर से इमर्ज होने वाले हैं। और वो एल्डर चेन नान से कहते हैं कि वैसे क्या तुम्हें वो टॉम्ब याद है जो कि इस पैलेस के नीचे है, क्योंकि पहले के समय में उसको मैंने और तुमने, हम दोनों ने ही साथ में मिलकर खोजा था। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि अगर सच में कोई ट्रीजर इमर्ज होगा तो वो इस टॉम्ब के अंदर जरूर से आएगा। और जब मैं कुछ समय पहले ट्रीजर के बारे में जानने के लिए, ये देखने के लिए कि नीचे क्या हो रहा है, तो मुझे ये पता चला कि उस टॉम्ब के दरवाजे पर तो एक्चुअल में एक नया बैरियर बन चुका है। और जब उन्होंने उस बैरियर को टच किया था तो उनको एक शख्सियत नजर आई थी जो कि डिवाइन पावर और डीमन पावर की बात कर रहा था। और ये बात कर रहा था कि ये तो समय है रीबॉर्न होने का, एक असीम शक्ति आने वाली है जिसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। एल्डर कहते हैं कि मैंने जैसे ही उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मेरी हालत खराब कर दी थी, जिससे कि ये बात तो साबित हो जाती है कि उसकी जो ताकत है वो मुझसे ज्यादा है। चेन नान कहता है कि एल्डर, आपने वहाँ पर सिर्फ इतना ही सुना था या फिर कुछ और भी जाना था? एल्डर कहते हैं कि बच्चे, ये बात तो तुम भी जानते हो कि मेरा समय नजदीक आ रहा है, इसीलिए अगर मैं वहाँ पर ज्यादा फोर्स करता तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर देखने को भी नहीं मिलता। इसी वजह से आज यहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि जब वो ट्रीजर इमर्ज होगा तो मैं आशा करता हूँ कि तुम उस वक्त होइए के तीर और कमान को उठाओगे, जिस ताकत से तुम बाकी लोगों से एक कदम आगे बढ़ जाओगे और ट्रीजर को पाने की भी ताकत को रखोगे। और जो लोग भी चारों तरफ यहाँ पर कैओस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनका सफाया करने में हेल्प करोगे, क्योंकि इस समय पर ईस्टर्न रॉयल चू फैमिली खतरे में बढ़ चुकी है। जिसकी बातों को सुनने के बाद चेन नान ये सोच रहा था कि कहीं से बुढ़े का ये प्लान तो नहीं है, ये मेरी हेल्प लेकर उस ट्रीजर को ले ले और अपनी ही उम्र को बढ़ा ले। इसी वजह से वो सेल्डर से कहता है कि माफ करना, लेकिन मेरा जो कल्टीवेशन है वो थोड़ा सा कम है और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे पावर हाउस के सामने टिक भी पाऊंगा। जो बात सुनकर एल्डर कहता है कि चेन नान, तुम्हें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी ताकत को अच्छे तरीके से जानता हूँ और जिस तीर की मैं बात कर रहा हूँ उसको चलाने के लिए तो एक 6 स्टेज के मास्टर के भी पसीने छूट जाएंगे। यहाँ तक कि चेन नान तो उस एल्डर को अपने आप को टच भी नहीं करने दे रहा था। चेन नान कहता है कि लेकिन एल्डर, मैं तो इस वक्त 4th स्टेज पर ही हूँ, इसीलिए मेरे ख्याल से आपको मुझसे इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। वो एल्डर कहते हैं कि देखो चेन नान, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे जितना कि मैं चाहता हूँ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये जो होई का तीर और कमान है जो कि एक डिवाइन वेपन कहलाता है, वो मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर दे सकता हूँ, जो कि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। अब बताओ जरा कि तुम्हारा क्या ख्याल है? चेन नान सोचता है कि यानी कि इस बुढ़े के पास में था वो होई का तीर और कमान, जिसको चेन नान जैसे ही टच करने की कोशिश करता है तो वो एल्डर उसको लेकर जाने लगता है और ये कहता है कि कल शाम को मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए भेजूंगा और मुझे भरोसा है कि तुम इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दोगे। जिसके तुरंत ही बाद वो एल्डर भी यहाँ से गायब हो चुका था और ग्रैंडपा ड्रैगन ये सब को छुप छुप कर देख रहा था, जो कि पर्दे से बाहर आ जाता है और ये कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि वो बुढ़ा यहाँ से चला गया, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि उसके इरादे कभी भी अच्छे नहीं होते। और वो लोग चेन नान से कहते हैं कि क्या तुम वाकई में जाने वाले हो उसके साथ में? चेन नान सोचता है कि मैं ऑलरेडी काफी सारे दुश्मनों को बना चुका हूँ और अगर मेरे पास में होई का तीर और कमान आ जाता है तो फिर चाहे कोई सा भी दुश्मन मेरे सामने क्यों ना आ जाए, उनमें से कोई भी मेरे तीर के सामने टिक नहीं पाएगा और मारा जाएगा। और साथ ही साथ जो टॉम्ब वाला सीक्रेट है वो मैं भी तो जानना चाहता हूँ, इसी बहाने मुझे वो ट्रीजर
शेयर भी मिल जाएगा। चेनान वुलोंग से कहता है कि देखो वैसे मेरे पास में इस ऑफर को मना करने का कोई भी रीजन नहीं है। जिसके फिर अगले ही सीन के अंदर हम लोगों को एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा अपने दोस्त जोन्स की बॉडी को ताबूत में रखकर उसको आखिरी अलविदा दे रहा था और ये कह रहा था कि जोन्स तुमने एक बहुत ही अच्छी लाइफ को जिया है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम स्वर्ग में जाओगे। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर अचानक से ही वहाँ पर हलचल होने लगती है। उस चर्च की सारी मोमबत्तियां भी बुझ चुकी थी और उसी चर्च के अंदर अब एनलाइटमेंट होता है और जोन्स के अंदर अचानक से ही एनर्जी आने लगती है। जो नजारे देखकर उसके दोस्त के तो होश उड़ जाते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया। अब वो बंदा देखता है कि जोन्स की बॉडी के अंदर से एनर्जी निकल रही है और उसकी बॉडी भी अब मूव होने लगती है, जो कि टोटली अनबिलीवेबल चीज लग रही थी कि आखिर एक मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो गया। जोन्स का दोस्त तो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन जोन्स के अंदर चारों तरफ से ही एनर्जी आने लगती है और वो ये कहता है कि मेरे दोस्त तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर मेरे लिए एक और बहुत ही जरूरी काम को पूरा करना रह गया था, जिसकी वजह से द ग्रेट वॉर गॉड ने मुझे दोबारा से भेज दिया। जोन्स कहता है कि इस राज के बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वॉर गॉड के द्वारा तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट दी जाएगी। जिसके तुरंत बाद अब जोन्स यहाँ से निकल चुका था अपने उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये काम सिर्फ एक ही जगह पर हुआ था। जिसके अगले ही सीन के अंदर हम लोगों को एक और चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ से कैरिला और आमी नाम के दो वॉरियर्स दोबारा से जिंदा होकर यहाँ से चले गए थे। जो खबर उस सेक्ट के लीडर को भी दी जाती है कि अचानक से ऐसा आखिर कैसे हुआ था और साथ ही साथ उन्होंने अपनी फैमिली से ये भी कहा था कि इस राज के बारे में किसी को भी ना बताया जाए। जो लॉर्ड अपने सेवक से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लॉर्ड ये कह रहा था कि अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो आकर ये मैनिफेस्ट मेरे चर्च के अंदर क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद हम लोगों को अब जोन्स को दिखाया जाता है, जिसके पास में पहुंच जाते हैं कैरिला और आमी और जोन्स इन दोनों का इंतजार कर रहा था। वो उनसे कहता है कि जल्द से जल्द अब यहाँ से ईस्टर्न चू किंगडम की तरफ चलो। जो तीनों ही अब बहुत ही तेजी के साथ में यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके फिर अगले ही सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं चूयू और चेंजी को, जहाँ पर चूयू चेंजी को वापस से ले जा रही होती है एकेडमी में और वो कहती है कि अगर इसके बारे में डीन्स को पता चल गया तो मेरी तो खैर नहीं। चेंजी कहती है कि सिस्टर चूयू आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, मुझे पता है कि आप सबसे अच्छी हो और अगर कोई भी हमें परेशान करेगा तो हम उसकी चोटी काट लेंगे। चूयू कहती है कि वैसे चेंजी तुम्हारी जो लर्निंग स्किल है वो काफी फास्ट है। जिस मोमेंट पर तभी लोगों के ऊपर से वही तीनों ही बंदे गुजरते हैं, जिनको देखकर चूयू ने तुरंत ही अपने टाइगर को भी रोक लिया था। चूयू सोचती है कि आखिर ये लोग कौन है और हवा में इतनी तेजी से क्यों जा रहे थे। जिनको नीचे रुका हुआ देखकर वो तीनों बंदे भी रुक जाते हैं और जोन से ये कहने लगता है मुझे तो इन लोगों से एकदम ही प्योर सेलेस्टियल एनर्जी की फीलिंग आ रही है। और चेंजी उन लोगों को देखकर कहती है कि कितनी अजीब बात है, क्योंकि देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि इन लोगों की बॉडी को किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हो, क्योंकि ये बंदे ऑलरेडी मर चुके थे और दूसरी पावर के द्वारा कंट्रोल सच में हो रहे थे। इसी वजह से चूयू तुरंत अपने टाइगर से कहती है कि यहाँ से निकल लो और हम लोगों को फ्रीडम सिटी में पहुँचना होगा। वो दोनों जैसे ही भागने लगते हैं तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, जिससे चूयू थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और वो कहती है कि ये बंदे एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। जोन्स तभी ऑर्डर देता है कि उस लड़की को जल्द से जल्द पकड़ लो, जिससे कि ये लोग तुरंत ही चूयू और चेंजी के ऊपर अपनी पावर से प्रेशर डालने लगते हैं। जो प्रेशर बहुत ही ज्यादा था, बल्कि चूयू की हालत भी खराब होने लगती है। यहाँ तक कि चेंजी भी अब इस प्रेशर को ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि वैसे भी वो तो एक छोटी सी बच्ची है और उसका कल्टीवेशन लेवल आखिर कितना ही होगा। इसीलिए चेंजी उस प्रेशर की वजह से अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ ऐसा होने लगता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। चेंजी की बॉडी के अंदर से अचानक से ही इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि उसने तो चारों तरफ ही तहलका मचा के रख दिया था और वो उन तीनों को खत्म करने के लिए काफी थी। जिस एनर्जी ब्लास्ट को देखकर ये तीनों ही समझ जाते हैं कि इनसे पंगा लेना भारी पड़ जाएगा। पहली बात तो वो लोग सोचे पड़ जाते हैं कि इतनी छोटी सी बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से आई। और जोन्स अपने साथियों से कहता है कि सबसे पहले हम लोगों को हमारे बनाए गए प्लान पर ही काम करना होगा। बेकार की झंझटों में पड़ने से अच्छा है कि हम सबसे पहले अपने काम को पूरा कर लें। जिससे कि वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं और चेंसी नॉर्मल होकर चूयू के हाथों में पहुंच जाती है। और चेंसी को जब होश आता है तो वो चूयू से कहती
हैं कि मैंने अभी अचानक से ही एक अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं उड़ने लगी हूँ और इन लोगों का पीछा करके इनको सबक सिखा रही हूँ। वो चूयू से कहती है कि सिस्टर, क्या ये वही रास्ता है जहाँ से चू किंगडम में जाते हैं? चूयू कहती है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें अकेडमी में छोड़कर आना होगा। जिसके फिर अगले ही सीन में हम लोगों को पिंगयांग सिटी का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं चेन नान को, जो कि एल्डर के द्वारा दिए गए समय के मुताबिक उनके पास में पहुंच चुका था। तभी एल्डर चेन नान से कहते हैं कि वैसे क्या तुम्हें जानते हो कि मैं तुम्हें रात के समय में क्यों ले जा रहा हूँ? चेन नान कहता है कि एल्डर, कहीं आप मुझे दोबारा से उस टॉम को एक्सप्लोर करने के लिए तो नहीं ले जा रहे हो? जो बात सुनकर वो एल्डर कहते हैं कि बच्चे, तुम मेरे इंटेंशंस के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हो। तभी चेन नान कहता है कि एल्डर, अगर आप अपने प्रॉमिस पर अभी भी अटल हो तो आप जो चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिससे कि वो एल्डर अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही उस टॉम्ब के पास में जाने के लिए दरवाजे को ओपन कर देते हैं। जो दरवाजा भी बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होता है और अब वो चेन नान को लेकर जाने लगे थे। जो जगह तो वैसे भी काफी ज्यादा गहराई में होती है, जिसकी तरफ ये दोनों के दोनों अब बढ़ते ही चले जा रहे थे। और उस टॉम्ब के दरवाजे पर अचानक से ही एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। कहते हैं कि जब मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मैं बिना सोचे समझे इसको पार करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि मेरी जान जाते जाते बची थी। जिसकी केवल एक छोटी सी झलक को दिखाने के लिए वो उस फॉर्मेशन को टच करते हैं और केवल इतने से ही वह फॉर्मेशन एल्डर को दूर हटा देती है। इसीलिए वो चेन नान से कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर डिवाइन और डेमनिक दोनों ही तरीके की ब्लड लाइन है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम इस चीज को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हो। जिसको देखने के लिए साथ ही साथ मैं तुम्हारे अंदर अपनी भी कुछ पावर्स को डाल दूंगा और तुम्हें सेंसिएंट टॉम के अंदर जो कुछ भी दिखेगा उसके बारे में तुम मुझे बताना। चेन नान कहता है कि वैसे एल्डर, ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, मेरी भी जान जा सकती है। जो बात सुनकर वो एल्डर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है चेन नान, हो ये कि तीर कमान को प्राप्त करने के लिए मैंने तुम्हारे सामने कोई छोटी मोटी शर्त रखी होगी? ये काम इतना आसान नहीं था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना। जो बात सुनते ही चेन नान कहता है कि फिर तो ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। जो एल्डर अब तुरंत ही चेन नान को अपनी पावर से देने लगते हैं, जिन पावर्स को लेकर और अपनी पावर्स को मिलाकर चेन नान उस बैरियर को फोर्स करने लगता है, जिसकी वजह से अब चेन नान अचानक से ही ऐसा लग रहा था जैसे कि एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका हो। जिस जगह पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वॉर चल रहा था, चारों तरफ आग जल रही थी और लोग मर रहे थे। हजारों की संख्या में सिपाही ऑलरेडी मारे जा चुके थे और एक बंदा जैसे ही हमला करने की कोशिश करता है चेन नान पर, उसने तो एक्चुअल में किसी और के ऊपर हमला किया था, क्योंकि चेन नान तो इन लोगों में से किसी को दिखेगा भी नहीं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ चेन नान ही देख सकता है। चेन नान देख रहा था कि ये जो बैटल है वो इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि यहाँ पर जितने भी बंदे मरे हैं उन लोगों की बॉडी के अंदर से अब अजीब तरीके की डार्क एनर्जी बाहर निकल रही थी। जो एनर्जी अब जाकर चेन नान को घेर लेती है, उसके दिमाग पर इम्पैक्ट डालने लगती है। चेन नान इस बात को तो अच्छे तरीके से जानता ही था कि ये सब कुछ फेक है, सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है। जिस मूवमेंट पर तभी पर अचानक से ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुप्रीम बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ एक और बंदा आ चुका था और वो जैसे ही अपने पावर्स को देखता है तो यहाँ पर जितनी भी डार्क स्पिरिट्स घूम रही थी वो उसी के पास में ही चली जाती है। और ऐसा नहीं था कि वो जो स्पिरिट्स है वो अब गायब हो जाएंगे, बल्कि वो तो एक्चुअल में अपने आप को अपग्रेड करके और भी ज्यादा खूंखार बनाकर सीधे ही जाकर चेन नान से टकरा जाती है, जिससे कि अब चेन नान अपने आप को किसी और ही जगह पे पाता है। वो अपने चारों तरफ देखता है, उसको लगने लगता है जैसे कि वो टॉम्ब के अंदर आ चुका हो, जहाँ पर तभी उसके सेंटर में एक जेड पाम नजर आता है। चेन नान को ऐसा लग रहा था कि शायद ये वही ट्रेजर है जिसकी वजह से ये सारी की सारी गड़बड़ हो रही है। इसी वजह से अब उसी की तरफ ही बढ़ते हुए उसके पास में पहुंचकर उसे टच भी करने लगता है। लेकिन ये काम करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो जेड पाम तुरंत ही वहाँ से गायब हो चुका था और चेन नान के पीछे से एक जॉइंट आ जाता है जो कि ये कहने लगता है कि जिसके अंदर डिवाइन नेचर होगा, जिसके अंदर डेमनिक नेचर होगा, उसकी बॉडी को मारना है और उसके डीमन को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि ऐसे ही पर्सन की वजह से ये जॉइंट यहाँ पर शील्ड है। उस जॉइंट को देखकर तो चेन नान भी सोच में पड़ जाता है कि ये एक्चुअल में है क्या चीज। साथ ही साथ चेन नान के दिमाग पर अब बहुत ही ज्यादा बुरा असर भी पड़ने लगा था। उसके माइंड में फ्लैशेस घूम रहे थे, वो चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। और रियलिटी में भी ये सब कुछ फोर्सफुली करने की वजह से बेशक उसको बैकलैश तो झेलना ही था। वो तो अच्छा होता है कि एल्डर चेन नान को रिकवर करने के लिए पहले से ही मौजूद थे। चेन नान बताता है कि मैंने
डिवाइन नेचर को देखा, डेमोनिक नेचर को देखा, एक ही मिस्टीरियस पर्सन को देखा और एक ही बैटल फील्ड को देखा। वेल्डर कहता है कि क्या तुमने वहाँ पर कुछ और भी देखा था? चेनान कहता है कि हाँ, मैंने वहाँ पर एक जेड पाम को देखा था। उसका अचानक से वहाँ पर आना और अचानक से ही गायब हो जाना ये इतना ज्यादा मिस्टीरियस था कि मैं कुछ भी समझ तक नहीं पाया। एडलर कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वही ट्रीजर हो जो कि इमर्ज होने वाला है। पिछली पूर्णिमा की रात से यहाँ पर अजीब अजीब सी चीजें शुरू हो गई थी और अब दोबारा से वही समय आ चुका है, यानी कि पूर्णिमा का समय आ चुका है जो कि 5 दिन बाद होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो जो भी ट्रीजर है वो उसी रात को ही इमर्ज होगा, जिसकी वजह से चारों तरफ से ही लोग तो बेशक ही आएंगे। ना जाने कितने ही कल्टिवेटर्स यहाँ पर आएंगे जिनका एक दूसरे के साथ में मुकाबला भी होगा। और तुम्हें सभी से एक कदम को आगे रखने के लिए मैं अब देने वाला हूँ होई के तीर और कमान को, जिससे तुम बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर रहोगे और ज्यादा भी चौकन्ने रहोगे। वेल्डर कहते हैं कि साथ ही साथ अब तुम्हें उसी जगह पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी जानी पहचानी एक पुराने जगह का इंतजाम कर दिया है। जिस टीजर को लेकर अब अगले दिन चेन्नान उसी जगह पर ही पहुंच जाता है, जिसको देखकर चेन्नान कहता है कि यहाँ के नजारे तो एकदम पहले के जैसे ही है, लेकिन अब मैं पहले के जैसा नहीं हूँ जैसा कि मैं पहले हुआ करता था। और जब चेन्नान आगे बढ़ रहा था तो वो और भी कई सारे लोगों को देखता है और उन सभी के सभी लोगों ने एक्चुअल में मैंकर को घेर कर रखा हुआ था। वो लोग तो ऐसे उसकी तारीफ कर रहे थे जैसे कि वो तो आज ही उसके साथ में चली जाएगी, जहाँ पर साथ ही साथ प्रिंसेस भी होती है और वो सभी बंदे यहाँ से चले जाते हैं। मैंकर कहती है कि जूनियर सिस्टर, तुमने सच में काफी ज्यादा मेहनत की है। इस मोमेंट पर ये लोग देखते हैं चेन्नान को आते हुए और उसके पास में मौजूद था होई के तीर और कमान। प्रिंसेस कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि चेन्नान ऑलरेडी एंसेस्टर से मिल चुका है। और चेन्नान मैंकर को जैसे ही देखता है तो मैंकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चेन्नान कहता है कि जब तुम जैसे लोग यहाँ पर आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता? प्रिंसेस कहती है कि हाँ बिल्कुल, कोई भी यहाँ पर आ सकता है। चेन्नान कहता है कि जब मेरा मुकाबला मैंकर के साथ में होने वाला था वो नजारा आज भी मेरी आंखों में झूलता है, और अगर मैंकर चाहे तो मैं इसी वक्त उसके साथ में एक और मैच लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंकर कहती है कि बकवास मत करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। जिससे कि चेन्नान तुरंत ही उसके सामने अपने उसी डिवाइन हॉल वर्ड को लेकर आ जाता है, जिसको देखकर तो मैंकर भी सोचे पड़ जाती है और वो कहने लगती है कि आखिर ये तुम्हारे हाथों में कैसे आया? चेन्नान कहता है कि मैंने इस ट्रीजर को तुम्हारे उससे केओस लिटिल डीमन किंग को हरा कर जीता था। मैंकर कहती है कि अच्छा, तो अब मैं समझी हूँ कि उस वक्त तुमने मेरा इस्तेमाल किया था। चेन्नान कहता है कि तुम आखिर ये क्या कह रही हो, क्योंकि मैंने तो ये अपनी आंखों से ही देखा था कि तुमने जैसे ही मुझे वहाँ पर देखा तुमने तुरंत ही दुम दबा के भाग लिया था। मैंकर कहती है कि यानी कि अब तुम यहाँ पर मुझे ही अपने साथ में जोड़ने के लिए आए हो ताकि तुम उसे हरा सको। चेन्नान कहता है कि तुम ये बात जानती हो कि वो डिस्ट्रक्शन पाथ के साथ में कनेक्टेड है, जो चीज उसको हम दोनों का ही दुश्मन बनाती है। और साथ ही साथ तुम ये बात भी जानती हो कि इस समय पर चू किंगडम फ्रीजर्स के इमर्ज होने की वजह से पूरी तरीके से ही फंस चुका है, और अगर हम दोनों मिलकर एक साथ ही काम करें तो ये सबसे बेस्ट चॉइस होगी। जो बातें कहकर अब चेन्नान अपने मन में सोच रहा था कि राइटस पाथ वाले और इविल सेक्टिव वाले दोनों ही पानी और आग के जैसे होते हैं। इसी वजह से मैंकर के पास में चेन्नान के ऑफर को ठुकराने का कोई भी रीजन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंकर को मौका मिलेगा चेन्नान को मारने का तो वह बेशक इस मौके को गवाएगी नहीं। मैंकर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि हमारे बीच तक अब 6 महीने तक कोई भी लड़ाई नहीं होगी। जिस बात को तो चेन्नान ने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ बिल्कुल मैं तो तैयार हूँ। जिस जगह पे तभी हम लोग वहीं पर ही देख पाते हैं वुलोंग को, जिसको देखकर कियानलोंग के जैसे दिखाई देने वाला बंदा आ जाता है, जिसका नाम था असल में कैली, जो कि वुलोंग से कहता है कि देखो हमारी किस्मत ने हमें दोबारा मिला ही दिया। तभी कैली वुलोंग से कहता है कि वैसे क्या आपके पास में वो आईसी लोटस है जो कि मैंने आपको दिया था? जिसको वुलोंग याद करती है तो उसको तो ऑलरेडी ग्रैंडपा ड्रैगन खा चुका था, जो कि उसको बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज्यादा सुगंधित लग रहा था। इसीलिए वुलोंग कैली से कहती है कि माफ करना, लेकिन वो मुझसे खो गया। कैली कहता है कि मिस, आपको सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तो मैं आपको एक और दूसरा लोटस दूंगा, जो कि मैं आपके सामने लेकर आ भी चुका हूँ। वुलोंग कहती है कि आपकी तोहफे काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं उनको ले नहीं सकती। वुलोंग जैसे यहाँ से जाने लगती है तो तभी वहाँ पर आ जाती है चूयू, जो कि ले लेती है उस तोहफे को और ये कहती है कि सिस्टर वुलोंग, ये बंदा ऐसा ही है, सभी को गिफ्ट देते फिरता है, तुम इसकी बातों में
बताना, क्योंकि यह हर एक खूबसूरत लड़की पर लाइन मारता है। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ कि हर एक लड़की इसको रिजेक्ट ही कर देती है। केली कहता है कि मैंने आपको अपने दिल का तोहफा दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हो गई है, इसीलिए आप दोनों बात कीजिए, मैं फिर कभी आपसे मिलूंगा। जिसके तुरंत ही बाद अब केली यहाँ से जाने भी लगता है। चूयू तो उसको चढ़ा रही थी, जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर आ जाता है चेन्नन और वो चूयू से कहता है कि तुम यहाँ पर वापस से क्यों आ गई हो। चूयू कहती है कि चेन्नन, क्या तुम भूल गई हो कि मैं ईस्टर्न चू किंगडम की प्रिंसेस हूँ। पिंगयांग के अंदर जो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसको मिस कैसे कर देती। अब जैसे ही चेन्नन के पास में होई के तीर और कमान को देखती है तो वो कहती है कि क्या तुमने इसको यहाँ से चुरा लिया। जिससे कि चेन्नन कहता है कि अगर तुम अपनी बेइज्जती करवाना नहीं चाहती हो तो बेहतर यही होगा कि तुम अच्छे तरीके से पेश आओ। जिसके बाद अब वक्त बीतने लगता है और फाइनली वो समय और वो रात भी आ जाती है जिसका पिंगयांग के अंदर हर कोई बेसब्री के साथ में इंतजार कर रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें भी होने लगती है और इसके आगे की कहानी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।